जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न टीईटी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले विषय पर्यावरण के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टीईटी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे हम मान लीजिए यूपी टीईटी का एग्जाम ले लिया जाए, तो इसमें जो कुल मार्क्स होते हैं वह 150 होते हैं या 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और प्रत्येक इसमें जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सीडीपी, दूसरा एससीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं, और जैसे आप एक हिंदी भाषा है इसके 30 प्रश्न आएंगे। एक कोई लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी, जैसे आपने मान लीजिए इंग्लिश चुनी या संस्कृत, तो इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। फिर गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद में ईवीएस या पर्यावरण, इसके भी कितने 30 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में पर्यावरण का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर्यावरण के अध्ययन के लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण के समस्त सिलेबस को, जो कि टीईटी का सिलेबस है, उसको कवर किया जाएगा। और साथ ही उस पर जो भी आधारित जो प्रश्नोत्तर होंगे, जो विभिन्न टीईटी एग्जाम्स में या जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा या करवाया जाएगा। आइए देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, इसकी इंग्लिश होती है एनवायरमेंट, ठीक है। तो इसमें यह देखना है कि पर्यावरण कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण का मतलब है परि प्लस आवरण। यह बनाता क्या बनाता है? यह मिलकर पर्यावरण, यह इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें परि का अर्थ क्या है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ या चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा हो गई इसकी कि पर्यावरण वह सब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया? चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना। बड़ी ही सिंपल तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसकी जो परिभाषा है उसको आप लिख लीजिए। तो परिभाषा में होगा मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है और उसके जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हम लोगों ने क्या समझा कि पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र है
जो कि हमारे जीवन को क्या है, प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जरूरी नहीं है कि हमें उसका संबंध समझ में ही आ रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली भी हमारा जीवन उससे क्या है, प्रभावित हो रहा होगा। अब एक चीज और देखते हैं इसमें कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसमें लिख लीजिए कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से हुई है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो किससे उत्पत्ति हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से हुई है। इसका मतलब क्या होता है एनवायरोनर का? इसका मतलब होता है पड़ोस। तो एनवायरोनर का जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है? पड़ोस। तो इसका भी तात्पर्य वही निकल रहा है जो कि हमारे हिंदी संधि विच्छेद का निकलता है कि उसमें क्या 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 बताया जा रहा है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, परिधन आवरण, अर्थात हमारे क्या है, पड़ोस की भी चर्चा, उससे तात्पर्य यही निकलता है। पड़ोस से भी तात्पर्य यही है जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वही सब क्या है, पर्यावरण है। अब देखते हैं कि पर्यावरण के प्रकार या पर्यावरण को किस तरह से बांटा जा सकता है। तो पर्यावरण को मुख्यतया दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा आपका मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात जिन चीजों को प्रकृति ने बनाया है, और मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? जिन चीजों को मनुष्य ने बनाया है। अब इसके उदाहरण नदी, पर्वत, तालाब, यहां तालाब का आशय जो प्राकृतिक तालाब अर्थात झीलें, महासागर, सागर, इस तरह से जंतु, पादप और बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें आप जो मनुष्य ने बनाई हैं जैसे रेल, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति आदि। तो ये क्या है, हम पर्यावरण को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। सिंपल। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण के घटक हैं वह कौन कौन से घटक हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण के संघटक। वह तो पर्यावरण के प्रकार हो गए थे, अब यहां क्या है, पर्यावरण के संघटक। यह हम ऐसा लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ
एनवायरनमेंट। तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से घटकों से पर्यावरण की रचना हुई है। तो इसमें मुख्यतः पर्यावरण को 3 संघटकों में बांटा जा सकता है। एक इसको कहते हैं हम जैविक घटक, या इसी को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा हो जाएगा आपका अजैविक घटक, या इसी को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तीसरा आपका हो जाएगा ऊर्जा घटक। एनर्जी कंपोनेंट्स। क्लियर। अब जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो इसमें क्या है, जितने भी सजीव हैं, जो भी सजीव हैं वह सारे क्या हो जाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जैसे पादप और क्या, जंतु, ये सजीव होते हैं तो इनको जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब अजैविक घटक, अजैविक घटक में आपका जो भी निर्जीव पार्ट है, अर्थात जैसे आपका स्थल है, जल है, वायु है, मृदा है, प्रकाश है, इस तरह से ताप है, और इस तरह से और भी चीजें आ सकती हैं, वो आपके क्या हैं, अजैविक घटक में सम्मिलित हो जाएंगे। मतलब इसमें निर्जीव को शामिल किया जाएगा। अब ऊर्जा घटक, ऊर्जा घटक, ऊर्जा घटक के अंतर्गत आपका आ जाएगा, जैसे आपकी भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो इन्हें हम किसमें, ऊर्जा घटक में सम्मिलित करेंगे। तो इसमें जो भी ऊर्जा वाले कंपोनेंट हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह क्या है, इसमें आएंगे। इसमें जैसे सौर ऊर्जा, अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। जो पृथ्वी के अंदर से हमें प्राप्त होती है वह हमें क्या है, भूतापीय ऊर्जा। अब देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पर्यावरण है उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें स्थल मंडल, फिर दूसरा क्षेत्र है पर्यावरण का जल मंडल, फिर तीसरा क्षेत्र है पर्यावरण का वायुमंडल, फिर चौथा क्षेत्र है पर्यावरण का जैव मंडल। इस तरह से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब समझिए कि ये क्षेत्र क्या है। तो जैसे कि जो हमारा जीवन है पृथ्वी पर, तो इस पर किस किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। देखिए भाई, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें क्या है, चारों ओर से घेरे हुए है, और उसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो अब हमारे जीवन को प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र करते हैं? निश्चित रूप से यही सारे 4 क्षेत्र प्रभावित करते हैं। पहला आपका स्थल मंडल प्रभावित करता है हमारे जीवन को, दूसरा जल मंडल भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तीसरा वायुमंडल भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है, चौथा जैव मंडल भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इन चारों क्षेत्रों का हमारे जीवन पर बड़ा ही घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है, और इसी के कारण ही हमारा जीवन संभव है, और हम अपने जीवन के लिए जो भी आवश्यक जो भी क्रियाएं हैं उनको संपादित कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं
कि जो अभी हमने पर्यावरण के क्षेत्र की जो चर्चा की है कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनको हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला जो पर्यावरण का क्षेत्र था वह था क्या? स्थलमंडल। इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, अंग्रेजी में लिथोस्फीयर। कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश भी पूछ देते हैं प्रश्न में, तो उसको हमें याद होना चाहिए, नहीं तो हम आंसर पता होते हुए भी हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठोस या ऊपरी जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्थलमंडल। तो इसको इसमें लिख लीजिए कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का लगभग 29% भाग क्या है? स्थलमंडल है। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी का लगभग कितना भाग स्थलमंडल है। अच्छा, और इसमें क्या है? यह जो मंडल है वह किससे निर्मित है? सैलों एवं खनिजों से निर्मित है। अर्थात पृथ्वी का स्थलीय भाग किससे? सैल, विभिन्न प्रकार के सैल पाए जाएंगे इसमें, और खनिज भी पाए जाएंगे। जैसे सैलों के प्रकार भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आग्नेय सैल है, अवसादी सैल है, रूपांतरित सैल है, या इसी को कायांतरित सैल भी बोलते हैं। खनिज तो सभी लोग परिचित होंगे खनिजों से, जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, दुनिया भर के खनिज होते हैं, इन सब से मिलकर हमारा क्या है? स्थलमंडल बनता है। अच्छा, और इसमें इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। अर्थात जो भी स्थलाकृतिक संरचनाएं होंगी, जो स्थल पर जो संरचनाएं हैं, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? स्थल मंडल के अंतर्गत रखेंगे। अब इस मंडल का महत्व क्या है? तो इस मंडल का जो महत्व है उससे सभी लोग परिचित हैं कि यह क्या है, इसमें लिख लीजिए। अच्छा, खनिजों का स्रोत है, ये महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं इसमें। वन कृषि के लिए क्या करता है? भूमि उपलब्ध कराता है। पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध कराता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो केवल स्थल मंडल पर ही संपादित हो सकते हैं। इसी क्रम में अब दूसरा जो हमारा है वह क्या था? जलमंडल। इसको इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि जलमंडल क्या है। इसमें लिखेंगे पृथ्वी पर
पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब यह भी देख लीजिए कि कितना प्रतिशत पृथ्वी का जो भाग जल से आच्छादित है। तो इसमें लिखेंगे पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है। यह भी प्रश्न क्या है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं होती हैं? तो महासागर, सागर, नदियां, झीलें, अन्य जलाशय और जो भी जल के स्रोत हैं वह सब किसमें आएंगे? जलमंडल। अन्य जलाशय जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसका महत्व तो सभी लोगों को पता ही है कि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका क्या महत्व है? हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सभी लोग उसकी आवश्यकता जानते हैं। तो उस पर यहां पर चर्चा करना उचित नहीं है। अब जो तीसरा था वायुमंडल, या इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में एटमॉस्फियर। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसों, या इसी को क्या है, वायु, को वायुमंडल कहते हैं। यह गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधी हुई हैं। अर्थात यह क्या है, पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा सकती, बल्कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे गैसों का क्या है, आवरण है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यह क्या है, वायुमंडल। अच्छा, इसमें और होता क्या क्या है? इसमें जो वायुमंडल में गैसें होती हैं आपकी, जलवाष्प भी होती है इसमें, प्लस क्या है, धूल के कण भी होते हैं। यह इसका क्या है, संगठन है। गैसें कौन कौन सी हैं? गैसें कई सारी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, और इसमें कई सारी अक्रिय गैसें भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अभी इसके हम जब संगठन वायुमंडल का पढ़ेंगे तब उसमें यहां पर इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब इसका महत्व क्या है?
तो इसका जो महत्व है यहीं पे देख लीजिए, यह हमारी क्या है, हानिकारक, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक कौन सी, परावैंगनी किरण है। यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है और हमें सांस लेने के लिए क्या है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके पर्यावरणीय यूज हैं, अलग अलग गैसों का अलग अलग महत्व है, विभिन्न प्रकार के चक्रों में भी यूज होता है इसका। तो इस प्रकार से वायुमंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जो चौथा नंबर था वह था जैवमंडल। बायोस्फीयर, इसकी इंग्लिश क्या है, बायोस्फीयर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल कहलाता है। अर्थात जैवमंडल वह भाग है जहां पर क्या है, जीवन पाया जाता है। अर्थात यहां पर क्या है, यहाँ पे, और इसको जहां पर इसमें जैवमंडल में पादप और जंतु, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही क्या है, सम्मिलित होंगे। तो इसमें परिभाषा के हिसाब से क्या है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल, जल और वायु, मतलब यहाँ पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर आपका क्या है, स्थल मंडल भी मिल रहा है और आपका इधर पे जल मंडल भी मिल रहा है और आपका वायुमंडल भी मिल रहा है। तो ये एरिया, ये आपका जैवमंडल के रूप में होगा जहां पर जीवन की क्या है, सर्वाधिक संभावनाएं होंगी। जहां पर तीनों ही मिल रहे हैं वहां पर क्या है, जीवन की सर्वाधिक संभावनाएं होंगी और इसका भी प्रभाव क्या है, हमारे जीवन पर पड़ता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है परिधन आवरण, परिधनकरण, परधन आवरण, परधनकरण। तो इसका सबसे पहला उत्तर क्या होगा, परि प्लस आवरण, यही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा, परि प्लस आवरण, जो कि संधि विच्छेद अभी हमने पिछले में भी पीछे पढ़ा हुआ है कि पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, अब अगला शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है केवल जलवायु, दूसरा है चारों ओर का घेरा, तीसरा है केवल पेड़ पौधे, चौथा है केवल मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चारों ओर का घेरा। क्या हो जाएगा, चारों ओर का घेरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो अभी हमने इसमें क्या है, उसके ऑप्शन लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फ्रेंच, क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है, एनवायरोनर। इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। क्या होता है इसका, पड़ोस। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। 50%, 71%, 29%, 40%। तो कितने प्रतिशत भाग क्या पूछ रहा है, स्थल मंडल। स्थल मंडल कितने प्रतिशत भाग हो जाएगा, 29%, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि स्थल मंडल कितने कितने प्रतिशत भाग में है, 29% भाग में, और शेष भाग में क्या है, आपका जल मंडल है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी का 29% भाग स्थल मंडल है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग किससे, जल से ढका हुआ है। अर्थात यह किसके बारे में पूछना चाह रहा है, जल मंडल, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि जल मंडल कितने प्रतिशत भाग में है। तो ऑप्शन देखिए 60%, 70%, 71% और 75%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 71%। अर्थात जो हमारा जल मंडल है वह पृथ्वी के लगभग 71% भाग को कवर किए हुए है। अगला प्रश्न देखिए, स्थल मंडल का मुख्य घटक है। तो यह कंपोनेंट की बात कर रहा है कि स्थल मंडल का कंपोनेंट कौन सा है या मुख्य घटक कौन सा है। तो इसमें देखिए वायु, सेल एवं खनिज, प्रकाश और ताप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेल एवं खनिज। हमने अभी पढ़ा है कि सेल एवं खनिजों से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा स्थल मंडल बनता है। अगला देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। और यह लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, यह है 78%। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल सूर्य की किससे रक्षा। असल में यह प्रश्न गलत छप गया है। सूर्य की किससे रक्षा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की, इसकी रक्षा करेगा पृथ्वी की और सूर्य से आने वाले विकिरण से या किरणों, सूर्य से आने वाली किरणों से। तो कौन सी किरणों होंगी, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, धूल किरणें। तो सही उत्तर है परावैंगनी किरणों से। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। इससे हमारी क्या है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल मंडल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मित्रों, प्रश्न को पढ़ते समय इसका जरूर ध्यान देना है। नहीं और हाँ में कई बार एग्जामिनर हमें क्या है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें देखते हैं जल मंडल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए महासागर, तो यह तो क्या है, यह तो जल मंडल में सम्मिलित है, अर्थात यह तो गलत हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। नदियां भी हैं, नदियां भी जल मंडल में सम्मिलित हो जाएंगी। पठार नहीं है सम्मिलित, तो इसका मतलब है यही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और झीलें भी क्या हैं, सम्मिलित नहीं, सम्मिलित हैं चूंकि जल मंडल में, इसलिए सही उत्तर क्या है, पठार ही सम्मिलित नहीं है। जैव मंडल में क्या पाया जाता है, केवल पादप, केवल जंतु, सभी प्रकार के जीव, केवल सूक्ष्म जीव। तो जैव मंडल में क्या है, सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं और पादप भी पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो अपने उन टीईटी की तैयारी कर रहे जरूरतमंद साथियों के बीच में अवश्य शेयर कीजिए, जिससे वह टीईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी सुगमता से कर सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की सारी बातें अगले वीडियो में। साथ ही जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके मन में शंकाएं हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिए, जिससे हमें उचित फीडबैक मिल सके और हम आपकी इस तैयारी को सुगम बनाने के लिए आगे और भी कार्य कर सकें। थैंक यू।